नमस्कार, स्वागत है आपका टीएनबी स्टडी चैनल पर। हम लोग एक सीरीज कर रहे थे, तपस्या नामक सीरीज है। आज इस सीरीज का 5वां पार्ट देखने वाले हैं हम लोग, है ना। देखते हैं इस सीरीज का 5वां पार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी किसने दी? चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन वो व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता के बारे में सबसे पहले बताया था। चार्ल्स मैसन, ठीक। नेक्स्ट आपका है, सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? सिंधुवासी किसकी पूजा करते थे? तो सिंधुवासी भगवान पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है? यह काठमांडू नेपाल में स्थित है, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है? नेपाल में है। आगे, हड़प्पा की खोज किसने की थी? हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 ईस्वी में, ठीक है। और साथ ही साथ माधव स्वरूप वत्स ने भी की थी। उन्होंने इसको खोजने का कार्य 1926 ईस्वी में स्टार्ट किया था, माधव स्वरूप वत्स ने। ओके। अब हड़प्पा नामक स्थान कहाँ पे स्थित है? तो हड़प्पा नामक स्थान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में स्थित है, ठीक है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में हड़प्पा नामक स्थान स्थित है। ओके। नेक्स्ट है, हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर स्थित है। ओके, रावी नदी के तट पर हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा की सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता थी। आगे, हड़प्पाई समाज कैसा समाज था? हड़प्पाई समाज मातृसत्तात्मक समाज था। मातृसत्तात्मक का क्या अर्थ होता है? जैसे इस समय जो समाज चल रहा है वह पितृसत्तात्मक समाज चल रहा है। पितृसत्तात्मक का अर्थ क्या होता है? जैसे कोई बच्चा होता है, लड़का या फिर लड़की होती है, तो उसका जो नाम चलता है ना, वो पिता के नाम पर चलता है। उसकी जो लेगेसी होगी वो किसके नाम पे होगी? अपने पिता के नाम पे होगी। तो ये चीज क्या हो गई? ये पितृसत्तात्मक समाज हुआ। क्या है? पितृसत्तात्मक समाज। ठीक उसी प्रकार जब माता के नाम पर बच्चों का नाम आगे बढ़े, माता की लेगेसी को बच्चे आगे बढ़ाने का कार्य करें, तो वो क्या होगा? मातृसत्तात्मक समाज होगा, ठीक है। मातृसत्तात्मक समाज। नेक्स्ट है आपका, पेट्रोलियम पाया जाता है। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, ठीक है। अवसादी चट्टानों से ही पेट्रोलियम का निष्कर्षण किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका, स्लेट, संगमरमर, नीस, क्वार्टजाइट, सिस्ट, ये सब किसके उदाहरण हैं? ठीक है, तो ये सब कायांतरित शैलों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं, नीस किसका कायांतरित रूप है? नीस किसका कायांतरित रूप है? तो नीस ग्रेनाइट का कायांतरित रूप है। किसका? ग्रेनाइट का। नीस ग्रेनाइट का कायांतरित रूप है। ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, है ना, इसको जरूर कर लेना। नीस। संगमरमर रूपांतरित रूप है। तो संगमरमर का जो रूपांतरित, किसका रूपांतरित रूप है? तो चूना पत्थर का कायांतरित रूप संगमरमर है, ठीक है। यानी संगमरमर जो बनता है वो चूना पत्थर से ही बनता है, ठीक। देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? यानी शुरू में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो टोटल सदस्य कितने बचे? 299, ठीक है। कितने सदस्य? 299 पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी? तो टोटल 562 रियासतें थी। और इन्हीं रियासतों के एकीकरण का कार्य किसने किया था?
सरदार पटेल ने किया था, ठीक है। और सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, ठीक। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, किस रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा है, ठीक है, तो कौन सी रियासत थी वो? हैदराबाद रियासत। हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट है आपका, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति कब दी गई? इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य की अनुमति कब दी गई? तो यह अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा दी गई थी, है ना। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई। इन्हीं मिशनरियों के आने के बाद ही धर्मांतरण का जो कार्य हुआ वो तेजी के साथ बढ़ा पूर्वोत्तर के क्षेत्र में, भारत के पूर्वोत्तर के क्षेत्र में। आप लोग देखेंगे तो भारत के जो भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं उसमें ज़्यादातर आपको क्रिश्चियनिटी देखने को मिलेगी। कौन सा धर्म मिलेगा? क्रिश्चियनिटी, है ना। क्रिश्चियन वहाँ पे बहुतायत में हो गए हैं। पहले ये लोग क्रिश्चियन नहीं थे, पहले एक प्रकृति की पूजा करते थे, आदिवासी हुआ करते थे, है ना। ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे जो हिंदू धर्म से ही रिलेटेड था। और बाद में जब ये मिशनरियाँ आई भारत में तो इन्होंने, क्योंकि ये लोग बहुत गरीब थे, है ना, तो ये पैसे वगैरह दे करके, जैसे भी उनको लालच दे करके उनके धर्मांतरण का कार्य किया, ठीक। ईआईसी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ। ईआईसी का मतलब क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, आप लोगों को पता होगा। भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का कब? तो ये भी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गया, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध भी जो किया गया वो किसके द्वारा किया गया? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ही किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन थे। कौन थे? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक। उत्परिवर्तन के सिद्धांत के प्रतिपादक ह्यूगो डी ब्रिज। ह्यूगो डी ब्रिज, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट आपका बंद अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या है बेसिकली? तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर आयात और निर्यात पूरी तरह से बंद हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे कोई देश होता है तो वो क्या करता है कि अपनी, है ना, अपने देश में किसी दूसरे देश से ना ही आयात करता है और ना ही निर्यात करता है, तो वह देश क्या बोला जाएगा? उस देश की जो अर्थव्यवस्था है क्या बोली जाएगी? वह बंद अर्थव्यवस्था बोली जाएगी, ठीक। आगे, मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक कौन थे? मानव विकास सूचकांक, है ना, इसके प्रतिपादक महबूब उल हक थे। कौन थे? महबूब उल हक। और इसका प्रतिपादन कब किया गया था? 1990 में। कब किया गया? 1990 में। महबूब उल हक कहाँ के थे? तो महबूब ये कौन थे जानते हैं आप? ये थे अर्थशास्त्री। महबूब उल हक अर्थशास्त्री थे और ये बेसिकली पाकिस्तान के रहने वाले थे। कहाँ के? पाकिस्तान के रहने वाले, ओके। नेक्स्ट, एसडीआई कौन जारी करता है? एसडीआई का मतलब क्या हुआ? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। इसी का हिंदी नाम क्या है? मानव विकास सूचकांक, ओके। तो यह कौन जारी करता है? इसको जारी करने का कार्य यूएनडीपी करती है। कौन? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है। एसडीआई को जारी करने का कार्य यूएनडीपी करती है और कब से करती है? तो 1990 यानी 1990 से करती है। कंप्यूटर में मेमोरी कहाँ होती है? कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वह सीपीयू में स्थित होती है। कहाँ पे? सीपीयू में। अब इसमें पूछा गया कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी
दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी जो होती है वह कितने प्रकार की होती है? तो प्राइमरी मेमोरी भी 3 प्रकार की होती है। पहली मेमोरी अस्थायी होती है, दूसरी, ठीक है, पहली मेमोरी अस्थायी होती है, दूसरी अस्थायी होती है और तीसरी कैश मेमोरी होती है। ओके, अस्थायी इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। ठीक है, अस्थायी मेमोरी मतलब नॉन वोलेटाइल, अस्थायी का मतलब होता है वोलेटाइल, है ना, और कैश मेमोरी होती है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हो गए, है ना, और ये श्रृंखला ऐसी धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।